हाँ नितेश भाई, लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, इस वजह से वो वीडियो मुझे छोड़ना पड़ा। और आइए आप लोग लाइव आइए। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा, कैरियर पकड़ा दिया आप लोगों ने हमें। हम तो कहाँ घुट घुट के मरने वाले थे। तभी कहते हैं ना कि कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जोश में आके आगोश नहीं खोने चाहिए। मर जाते, चले जाते, फूंक दिया जाता, 2 लाइन पुलिस लिख देती, कायर था। आज जिंदा हो गए हैं। आप सब लोगों के सामने देखो, कोरोना जैसी बीमारी में भी, है ना, बैठ के देखो टाइम पास कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे से मन की बात तो नहीं कर सकते, दिल की बात ज़रूर कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए लाइव आइए आप लोग, और कोशिश करूँगा अपनी समर्थ अनुसार कि हम आपकी बात का जवाब दे पाएँ। हाँ नितेश यार, पूरे दिन लाइट नहीं रहती है, शाम को आती है तो थोड़ा सा ये रहता है। इन्वर्टर भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब कभी अगर हमारे ससुर जी सामने आए तो उनसे कहेंगे कि 1100 रुपये तिलक में रखे थे, कम से कम है ना। बेचारा आता ही नहीं है सामने, क्या करें, मजबूरी हमारी भी है, दीदारी नहीं हो पा रहा है। 498A का सॉल्यूशन बताओ। भाई साहब, ये आप महिला हैं या पुरुष, पहले तो हमें ये बता दीजिए। अगर हम हम्म, शनि भाई, मैं मानता हूँ सब लोग परेशान हैं, सारी चीज़ें हैं। मेरे साथ में कुछ मेरे बच्चे हैं, माँ की जिम्मेदारी है, माँ भी बीमार रहती है। कुछ दिनों पहले तो मैं इतना डर गया था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, जिसके पास में बच्चे होते हैं उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 4 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए बच्चों की वजह से समय हम नहीं दे पाते हैं। थोड़े से बच्चे हमारे छोटे हैं, जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 6 महीने साल भर की बात और है, थोड़े से और समझदार हो जाएंगे तो हम आप लोगों को पूरा खुल के समय देंगे। और जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे एरिया में हैं, उनको भी हम समय दे पाएंगे। हालांकि काफ़ी लोग मेरे घर पे आते हैं और हम लोग बैठ के अपनी अपनी बात कहते हैं, उनका काम करते हैं। यही हमारा कंट्रोल रूम है, यहीं से हम डील करते हैं सब। नमस्ते संजय भाई। पुलिस जांच अगर निष्पक्ष करने लगेगी तो फिर धमकी देने कौन जाएगा? होनेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कौन करके पैसा ऐंठेगा? भ्रष्टाचार कौन कारित करेगा? इन्हीं सब चीज़ों को तो उजागर करना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसमें कहा गया था कि पुलिस के द्वारा लिए गए जो स्टेटमेंट, सीआरपीसी 161 के जो स्टेटमेंट हैं, वो दोषी सिद्ध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस स्टेटमेंट में ये जरूरी नहीं है कि वादी या प्रतिवादी के स्टेटमेंट पे साइन कराए जाएं, उसमें पुलिस स्वतः भी साइन करा सकती है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि पुलिस जब प्रतिवादी की जब बात आती है तो सीआरपीसी 162 के तहत में वो खुद ही उसके बयान लिख देती है। बयान में लिख देती है कि अपना पक्ष अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादी न्यायालय में पेश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये मौका नहीं देना है, इससे बचना है। बच्चे लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बातों से बच्चे नहीं मिलते हैं। कानून में जो प्रावधान है, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट जो है 1956, उसमें साफ तरीके से कहा गया है बच्चों का हित सर्वोच्च है, बच्चों का भविष्य सर्वोच्च है। आप सेक्शन 4 और सेक्शन 6 पढ़िए, उसमें एज भी एक डिक्लेयर की गई है कि 5 साल से छोटा बच्चा है वो माँ के पास रहेगा। माँ के पास रहेगा मानता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि माँ परवरिश करने लायक है या नहीं है। बच्चा आपका काफ़ी छोटा है,
1 साल का 1.5 साल का आपका बच्चा है, आपको लेना है वो बच्चा। पहली बात तो दूध पीता बच्चा है, वो बहुत टिपिकल होगा। और आप कुछ भी करने की तैयार की बात कर रहे हैं तो आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ अपने केस को मेरिट्स पे डिफेंड कीजिए और सही तरीके से खुद को लड़िए। आपका बच्चा आपको मिल सकता है, लेकिन तरीके से मिलेगा। बाकी हम आपको आगे बताएंगे। हाँ, राम राम भाई साहब, नंदलाल सोनी भाई साहब, पारुल भैया। हमारे पारुल भैया की तो बात ही अलग है, ये तो केक कटवा देते हैं कोर्ट में। भैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हाँ नितेश भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगर अवहेलना होती है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत में जिस न्यायालय के आदेश की अवमानना होती है, उसी आदेश में कंटेम्प्ट का केस फाइल किया जा सकता है। वो चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट का हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हो, ये सीआरपीसी में प्रावधान है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि उल्लंघन होता है तो इसका जो टेरिटरी जुरिडिक्शन जो होता है, जो टेरिटरी जुरिडिक्शन पावर जो है वो हाई कोर्ट को है। ठीक है। आप अगर लड़की गुमराह करने की कोशिश करती है न्यायालय को, न्यायालय का समय बर्बाद करती है, तो आईपीसी में चैप्टर भी दिया गया है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके केस की मेरिट्स कैसी है। हाँ भाई, लाइव आइए आप लोग। परुल भैया क्या बात है, फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। हम छोटे भाइयों से क्या नाराज़गी हो गई। नितेश भाई, मुझे आपके केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कभी आपसे मेरा कोई संबंध नहीं हुआ है और मुझे पता नहीं है कि आपके केस के संबंध में क्या हुआ है। इसलिए मैं ये कहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि केस की अवहेलना हुई है, क्या हुई है। ये आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं। केस की मेरिट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से कार्रवाई चली है, किस तरीके से क्या हुआ है। वैसे भी अगर सही देखा जाए, जय माता दी भाई, माता रानी सलामत रखे। लोग कहते हैं कि फ़ोन नहीं करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं, लोग लाइव आना नहीं चाहते हैं, लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी नहीं। बंदा जिंदा होके आपके सामने बैठा और अपनी बात कह रहा है, तब नहीं आप आना चाहते हैं और मरे हुए फ़ोन पे आप हमसे बोलते हैं कि हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये भी तो समय है, मैं जो आपको समय दे रहा हूँ। हम परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी नाम की चीज़ होती है। हमें आपके सामने, आपके साथ में अपनी बात शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। अकेलापन महसूस नहीं होता है, कभी डिप्रेशन नहीं आता है दिमाग में। राधे राधे सर, इन केसों में अच्छे वकील का चुनाव कैसे करें? अब हम आपको कैसे बोल दें? 4 लोग अगर एक वकील साहब के बारे में बोलेंगे तो वो आपको अच्छा लग जाएगा। एक आदमी अगर उस वकील साहब के बारे में बोलेगा, ये बहुत कहना मुश्किल है। डिपेंड करता है कि आप अच्छे वकील करिए। कोई 2 लाख रुपए फीस भी लेता है केस की, ठीक है, वो आपके केस की पैरवी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से कर लें। जो 2000 रुपये लेते हैं वो भी आपके केस की पैरवी इतनी अच्छी तरीके, कभी कभार एक चींटी हाथी को गिरा देती है। ठीक है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या 100 रुपये के स्टाम्प पर की हुई शादी वैलिड होती है?
भाई साहब, शादियां स्टाम्प पे नहीं होती हैं। यहाँ तक कि जो शादियां का सर्टिफिकेट हम लोग बनवा लेते हैं, वो कौन सा, वो बोलते हैं बाहर, वो भी वैलिड नहीं माना गया है। सो होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसमें कहा गया था कि शादी के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट ही जरूरी नहीं है, ठीक है, और स्टाम्प पेपर पे शादियां नहीं होती हैं। आप चाहें तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में आपको सारे के सारे जो उसकी क्रियाएं हैं वो अनुबंधित करनी पड़ेंगी, तभी आपकी शादी को पूर्ण माना जाएगा। 100 रुपये के स्टाम्प पे कोई भी शादी दिखा सकता है, कोई किसी की फ़ोटो लगा सकता है, इनवैलिड है। और शादी का रजिस्ट्रेशन संबंधित डीएम साहब के कार्यालय में, जहाँ रजिस्ट्री होती है, वहाँ विवाह पंजीकरण का ऑफिस होता है, वहाँ शादी आप रजिस्टर करा सकते हैं। सर, लॉकडाउन में मेंटेनेंस देना पड़ेगा क्या? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी मुद्दे की कही है। आज की डेट में जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि नहीं, बहुतों की तारीखें पड़ रही हैं, मेरी तारीखें छूट रही हैं, हम नहीं जा पाए हैं, क्या होगा, मेरा मेंटेनेंस बंद गया है। बहुतों का ये होगा कि मेरे ऊपर आदेश हो गया है, मैंने अपील नहीं कर पाई है। बहुतों का ये होगा कि नहीं, मैं उसमें नहीं जा पाए हैं, हम अपील में नहीं जा पाए हैं, हम पैसा जमा नहीं कर पाए हैं, हम तारीखों पे नहीं जा पाए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस दिन से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, उस दिन से आप ई कोर्ट की साइट पे जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो डेट है वो बढ़ाई जा रही है, और उसमें एक रिमार्क दिया जा रहा है कि लॉकडाउन। तो इस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी डेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपीली कोर्ट में जाते हैं तो ये काउंट किया जाएगा, ये काउंटेबल है, क्योंकि होनेबल सुप्रीम कोर्ट, होनेबल हाई कोर्ट के भी आदेश आ रहे हैं न्यायालयों को बंद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सवाल उन्होंने सही किया कि जो हम लोग जो विवाह पंजीकरण का जो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं 1000, 2000, 5000 दे के विवाह समारोह में और इनमें सब में, वो शादी का सर्टिफिकेट जो है ना, वो पर्याप्त नहीं है। होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट भी दिया है इस पर, और शादी के लिए सारी पात्रताएं होनी चाहिए। और इवन यहाँ भी है कि शादी का रजिस्ट्रेशन भी मस्ट होना चाहिए। उसमें जो सामान की जो मेंटेनेंस की जो लिस्ट है, जो सामान के लिस्ट जो मेंटेन की जाती है, वो भी वहाँ पे देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि 125 के केस में 30 दिन की जेल होती है, 11 महीने में एक बार, और अगर पति 3 बार जेल है आ जाता है तो फिर कोर्ट 125 का ख़त्म कर देती है, कहकर कि ये नहीं देगा या नहीं देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, लोग, ये बात सही है कि सीआरपीसी 125 के तहत में एग्जीक्यूशन के साथ में 1 महीने की सज़ा हो सकती है। मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर किए हैं उस पर आप सरचार्ज भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन दी हुई है। उस कंडीशन के मुताबिक ही आपको आगे बढ़ना है, उस कंडीशन के मुताबिक ही आपको जेलिंग हो सकती है। ये चीज़ हम आपको फ़ोन पे बताएंगे। 125 सीआरपीसी के तहत में मजिस्ट्रेट 30 दिन की जेल जो भेजेगी, उसमें एक कंडीशन लिखी हुई है, बहुत अच्छी कंडीशन है। वो डिपेंड करता है कि आपके केस की मेरिट्स कैसी है। और रही बात दूसरी की नहीं कि 3 बार अगर जेल भेज देंगे तो वो केस ख़त्म हो जाएगा, नहीं। अगर आप जेलिंग भी आपको हो रही है और आपने अगर पैसा नहीं चुकाया है तो सीआरपीसी के तहत में वो पैसा आपसे वसूल किया जाएगा, मैं हर्जाना वसूल किया जाएगा। जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी सीआरपीसी के तहत में वो फॉलो की जाएंगी। ये अगर आपको भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं, अगर ये मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो ये गलत है। डिपेंड ये करता है, पूरा मैं इसलिए नहीं कह सकता, डिपेंड ये करता है कि आपके केस की मेरिट्स क्या हैं। लेकिन हाँ, 125 सीआरपीसी के तहत में
जो मेंटेनेंस की जो बात है उसमें एक टर्म्स कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के आधार पर आपको जेल कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट अगर जबरन अगर आपको धमकी देता है या जेल भेजता है तो वो इस ऑर्डर को कंटेम्प्ट कर रहा है, ऑर्डर गलत भी हो सकता है, आप चैलेंज भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे अपने वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में लेके आएंगे। वेतन आधा मिला है तो मेंटेनेंस कितना दें, ये सवाल आप कोर्ट से पूछिए, क्योंकि कोर्ट आदेश करेगा। कोर्ट स्वतः अपने विवेक से एज ए लेबर कैटेगरी का मानते हुए भी दिहाड़ी के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं आपके लिए महीने पर। उसमें से 1/3, 1/5 जो भी उसको समझ में आएगा, बच्चे हैं या नहीं हैं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और रही बात आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप ऐसे मान के चलिए कि 1/3, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/3 आप मान के चलिए अपनी सैलरी का, और अगर बच्चे हैं तो उनका भी आप मान के चलिए। इसलिए कहना, हाँ, सेक्शन 9 लगाने से में बचाव होता है। हाँ तरुण भाई, सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 का तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, शायद मैंने एक वीडियो भी डाला है कि अपना ब्लॉग भी लिखा है कि सेक्शन 9 में बचाव नहीं हो सकता। हाँ, तर्क कह सकते हैं अपनी बात कि साहब हमने सेक्शन 9 लगाया है और मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पे आप 125 में बरी नहीं हो सकते। एक 125 सीआरपीसी का जो मुकदमा है, जो परिवार जो उसने जो दाखिल किया है, उस पर अगर कोई आदेश हो जाता है, चाहे आप होनेबल सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, उस आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन को अगर हम चैलेंज करेंगे तो एग्जीक्यूशन में जो आप सेक्शन 9 की जो बात कर रहे हैं उस चीज़ का मुद्दा उठाएगा। लेकिन सेक्शन 9 की बात आपको ट्रायल के पीरियड में ये बात आपको ऑलरेडी कह के चलनी पड़ेगी, तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मामूली सा सेक्शन 9 जो है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यूजलेस है। अगर आपके हाथ में अगर सेक्शन 9 की डिग्री आ गई है, आप इस सेक्शन 9 की डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप सेक्शन 9 की डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकें। और डाइवोर्स आप फाइल करेंगे इसके आधार पर, तो डाइवोर्स इतनी जल्दी मिलना नहीं है। तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के नाम पे पुरुषों के साथ बहुत अच्छा खिलवाड़ किया जा रहा है, अच्छी तरीके से खेला जा रहा है। बाकी चीज़ें हम आपको आपके केस के मेरिट्स के हिसाब से बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपको बचना है और किस तरीके से मेंटेनेंस को ख़त्म कराना है। आप मेंटेनेंस को सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन पे ही ख़त्म करा सकते हैं और बाकी कोई प्रावधान नहीं। इसमें 2 कंडीशंस आती हैं कि लड़की बिना किसी कारण के डिजर्ट कर रही हो, दूसरा ये लड़की हायर एजुकेटेड हो। बहुत से सारे केसों में देखा गया कि लड़की हायर एजुकेटेड है, अपने दावे में वो एक्सेप्ट भी करती हैं कि हाँ हम नौकरी कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप के पास में रह रहे हैं, इसलिए उनका खर्चा पानी चलाना पड़ रहा है, हमें पति से चाहिए। तो यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती है। केशव अग्निहोत्री संस्कार की बात अगर करी जाए तो हम औरत के सताए हुए नहीं हैं, हम बीबी के सताए हुए हैं। थोड़ा सा संस्कार सीख लो। आपकी बातों से लग रहा है कि आप किस तरीके के होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो मुझे थोड़ा सा कटाक्ष करना पड़ा आपके ऊपर। और औरत के सताए आप हो सकते हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़रूरत पड़ जाए। बहुत बड़े बड़े महात्मा मैंने देखे हैं जो शुरुआत में हमें 2013 से लेके अभी तक ज्ञान पढ़ाते रहे। वो काफ़ी लोग आए हैं मेरे पास, हमसे बात भी किया, उनको बचाया भी है। बड़े बड़े अधिकारी हैं जो फंसे हुए थे, लड़का बहू उनके फंसे हुए हैं। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। हम औरत के सताए नहीं हैं, हम सास के सताए हैं, बीबी के सताए हैं। और बीबी हमारी जान है, हमारी घरवाली है, कर रही है तो क्या हो गया, देख लेंगे।
औरत से बच के रहना आप। धन्यवाद। हाँ हाँ तरुण भाई, ये बात सही है, आपके मम्मी पापा आपसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं, बहुत दानी हैं। अगर ये बात खुल के इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि महिलाएं इसका मिसयूज कर सकती हैं। आशीष भाई नमस्कार, कैसे हैं? मान सिंह भाई नमस्कार। औरत के सताए हैं, वाह रे वाह मेरे मित्र, औरत के सताए हैं। हाँ? यार क्या कहूँ, लाइव पे कुछ बोल भी नहीं सकता। कैसे कैसे महिला पूजक आ जाते हैं, कैसे कैसे मतलब नारीवाद आ जाते हैं। औरत के सताए हुए हो, हम एक महिला के सताए हुए हैं। हिम्मत नहीं पड़ती है औरतों की मुझसे बात करने की, कि हिम्मत कर लें, फ़ोन कर लें मेरे पास, क्योंकि उनके लिए जवाब मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। और जो वास्तव में घर परिवार समाज को समझती है ना, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनको बहन भी बना लेता हूँ और राखी बांधता हूँ इस हाथ में। ये हाथ पूरा भरा रहता है हमारा, ठीक है। जो आपका इंटरिम का जो आदेश हो चुका है 4,000 रुपये का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंटरिम को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप मेरे पास कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा, कोर्ट खुलने दो, तरीका मैं बताऊंगा, आपको इंटरिम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की बात, तो गवर्नमेंट जॉब आपकी काबिलियत पे आपको मिली है, किसी दो कौड़ी के आदमी के देने से नहीं मिली है। आपकी काबिलियत, आपकी एजुकेशन, आपके माता पिता की मेहनत की पूंजी से आपको नौकरी मिली है। कोई भी आपकी नौकरी को चोट नहीं पहुंचा सकता। तरीके हम आपको बताएंगे। 20 साल बाद भी डाइवोर्स का केस चलेगा भाई, जब तक पति पत्नी हैं। और 20 साल क्या, मैंने तो लोगों के 30-30 साल तक केस चलते हुए देखे हैं। आप अगर सारी चीज़ें अपने एडवोकेट पे छोड़ देंगे तो आपके केस 20 साल क्या 30 साल भी चलेंगे। आप अपने एडवोकेट की मदद कीजिए, उनके पास बहुत सारा काम रहता है। एक एक कोर्ट रूम काफ़ी दूरी पे रहती है, एक पैर अपने केबिन में रहता है तो एक पैर उनका कोर्ट में रहता है। मैंने खुद प्रैक्टिकली, इसको बुरा मत मानिएगा, समय नहीं हो पाता है, क्लाइंट को उनकी मदद करनी चाहिए। अपने केस में डिफेंडेंट आप हैं, आपका केस है, परिवार आपका फंसा है। जी तरुण भाई, मैं क्या करूं भाई, प्लीज़। विवेक सिंह भाई, आप तो केवल हमें फेसबुक पे दिखाई देते हैं और कमेंट पे दिखाई देते हैं, कभी आपने बात ही नहीं की। और जब तक आप बात करने की कोशिश करते हैं तब तक मैं भूल जाता हूं कि क्या आपका मैटर था। अगर आप रेगुलर अपडेट में अगर हमारे रहेंगे तो हम याद भी रख पाएंगे। काफ़ी लोगों की कॉल आती हैं, मैं कॉल उठाता हूँ, बातचीत होती है, दिमाग से निकल जाते हैं, सॉरी। परेशान मत हो, आपका भी कुछ नहीं होगा, सब माता रानी की कृपा से अच्छा होगा। और कल आप मेरे पास फ़ोन कीजिएगा, कल हम लोग बातचीत करेंगे फ़ोन पे। लेकिन फ़ोन करने से पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज ज़रूर डाल देना, जिससे कि मैं टाइम मिलते ही आपको कॉल कर सकूं।
आपने देखा था एक रोहिणी वाला केस, वीरांगना बना दिया था उसको। दो जो हमारे फौजी भाई थे जिनका नया नया करियर था, उनका करियर तबाह हो गया। बाद में वो आरोप झूठे साबित हुए। कहाँ गई वो वीरांगना? देखो मानसिंह भाई, मैंने आपसे कई बार बात की है। एक ही बात अगर आप 4-4 बार हमसे कहलवाएंगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से मूव करना है। भाई मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मैं एक चीज़ को याद नहीं रख पाता हूँ। मेरा ये जो पेज, तरुण भाई, ये जो मेरा पेज है, पेज में ही मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं। आप जी आपने देखा था कि एक एक्ट्रेस पैर लग जाता है, नीचे उतरते हैं फ्लाइट से नीचे, एयरपोर्ट पे बेचारे पहुंचते हैं, पुलिस हथकड़ी लेके खड़ी होती है। एक निशा शर्मा जिसको वीरांगना बना दिया गया था एक समय में, शादी को उसने मतलब कैंसिल कर दिया था कि दहेज मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, है ना। उसमें बाद में काफ़ी साल मुकदमा चला, उसको बरी किया गया। कहाँ गई वो वीरांगना? दिखाई नहीं दी कभी। आज वीडियो देखा जबलपुर का, मैडम सिगरेट के छल्ले बना रही हैं, कभी इंजीनियरिंग में छल्ले नहीं बना पाए। एक नया एक्सपीरियंस आ गया है, ऊपर से छेड़खानी का मुकदमा पुलिस वालों पे लगा देती है। क्या पुलिस वाले इसीलिए खड़े हैं क्या बाहर? कोई भी 2 कौड़ी की महिला आएगी उन पे आरोप लगा देगी, चली जाएगी है? क्या आज इससे हमें एक सीख नहीं मिल रही है कि जिस विभाग के लोग फंस रहे हैं उन्हीं विभाग के लोग उनको फंसा रहे हैं? ये क्या मदद करेंगे हमारी? क्या मदद करेंगे पुरुषों की? क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि ये पुरुष हैं, इनको समझ ही में नहीं आता। अगर ऐसा हो रहा होता तो आईपीएस सुरेंद्र दास जी क्यों मारे जाते? क्यों हमारे बक्सर के डीएम साहब के साथ में ऐसा होता? अगर महिलाएं अपने आप को महिला से ऊपर समझती, जो हमारा विरोध करती हैं, जो ये कहती हैं कि नहीं पुरुष ही गलत है, कड़वे शब्दों में नहीं कहूँगा, उससे प्रतीत होता है, साफ तरीके से प्रतीत होता है ना, कि ये सिर्फ महिला तक ही सिमट के रह गई है। इनकी ज़िंदगी सिर्फ महिला तक ही है, ये महिला में ही खुश हैं, इनके ऊपर के रिश्ते नहीं हैं। ये किसी की भाभी नहीं बनना चाहती, ये किसी की माँ नहीं बनना चाहती, ये किसी की बहन नहीं बनना चाहती हैं, ये किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती हैं। इसलिए समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, परिवारों को तोड़ने का काम कर रही हैं। तरुण भाई, मैं आपको बताऊं कि पुरुष आयोग जो है, आज महिला आयोग क्या करता है? महिला आयोग के 2 काम हो गए, या तो मोमबत्ती ले लेगा, या फिर धरने पे बैठ जाएगा, या फिर जाएगा फोटो खिंचवाएगा। किसी के घर अगर पहुंच गया तो फोटो खिंचवाएगा। आगरा में एक कांड हुआ था, वहां पे महिला आयोग क्यों नहीं गया? एक लड़की के साथ में एक कांड हुआ था, वहां पे महिला आयोग। ऐसे अगर बातें छेड़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। महिला आयोग है, सिविल बॉडी है, क्रिमिनल पावर ये अपने हाथ में मांग रही थी। जिस दिन क्रिमिनल पावर इसके हाथ में मिल जाएगी उस दिन ये समाज को बर्बाद कर देंगी। आपने देखा होगा कि महिला आयोग के पास में कोई भी शिकायत जाती है तो वो डिस्पोज कर देती हैं, सुनवाई करती हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना उनके पास? वो एक पक्षी कार्रवाई करती हैं, एक पक्षी सुनती हैं, किसी का सुनना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। पुरुष, क्योंकि महिला आयोग यहाँ पे एक लिंग निष्पेक्ष हो जाता है, विधि निष्पेक्ष हो जाता है। महिला, जहाँ महिला शब्द जोड़ दिया ना, वहाँ सिर्फ एक पक्षी ही कार्रवाई होनी है। जाना पुलिस के पास ही है, पुलिस करेगी।
और दूसरी बात, आपको अगर पुलिस डरा रही है, धमका रही है, मुकदमा आपके ऊपर दर्ज कर दिया गया है, तो आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। रकम मत देना, क्योंकि इनके हाथ में गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी उसी कंडीशन में हो सकती है जहां फिजिकली मेजर डैमेज हो। अगर ये आपको गिरफ्तार करेंगे तो संबंधित मजिस्ट्रेट से, संबंधित अधिकारी से, कार्यवाहक अधिकारी से ये सीआरपीसी 167 की अनुमति लेंगे। अनुमति लेने के बाद में इनको कारण बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है, तभी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनको 1 रुपया मत देना। आप जानते हैं कि आपके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, और डर डर के अगर आप पैसे दे रहे हैं इनको, तो मैं समझता हूं कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई कंप्लेंट जाती है थाने में, कोई भी महिला लेके जाती है इनकी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, तो इनकी सबसे पहले ये जिम्मेदारी बनती है कि ये उस इंफॉर्मेशन की प्री जांच करें, इंक्वायरी करें कि हाँ ये वास्तविक हुई। क्या ये जिम्मेदारी महिला थाना निभाता है? क्या घरेलू हिंसा के केस में अगर कोई भी लड़का या कोई भी पुरुष मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को अगर नहीं माने, तो क्या मजिस्ट्रेट 498A की कार्रवाई के लिए चार्ज फ्रेम करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? जब कानून में प्रावधान है तो डीबी एक्ट के तहत में आदेश का वायलेशन होने पर 498A की कार्रवाई के लिए चार्ज फ्रेम क्यों नहीं करते हैं? क्या यह वायलेशन नहीं है? देखिए रवि पंडित जी, भैया, जान से मारने की धमकी का 498 में उपयोग किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जान से मारने की धमकी कैसे दी गई है। ये चीज़ें खुल के मत लिखिए, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। क्योंकि जान से मारने की धमकी की मैं बात बता दूँ, IPC 506 की बात बता दूँ, 323 की बात बता दूँ। भाई रात के 12 बजे मैं अकेला बैठा हूँ सुनसान जगह पे, कोई नहीं है मेरे पास में, कोई आता है मुझे थप्पड़ मार के चला जाता है, और मैं थाने में शिकायत करने जाता हूँ कि साहब मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, तो वहाँ केवल स्टेटमेंट चलते हैं। थोड़ा सा बचिए इन सब चीज़ों से। और अब हम अपना वीडियो ख़त्म करेंगे 10 मिनट में। बाकी का आप लोग चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर जो व्हाट्सअप है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि मुसीबतें कितनी भी आ जाएं, चेहरा हमेशा हंसता हुआ दिखाई देगा। जिस दिन इस पे जुझलाहट आ गई, उस दिन समझ लेना कि वो मेरा अंत होगा। ये शर्ट भी मेरी नहीं है, अपनी मेरे भाई की है। ये मोबाइल जो मैं चला रहा हूँ ये भी मेरे भाई का ही है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मेरे पास अपनी सिर्फ ईमानदारी है, मेरा विश्वास है, मेरा दृढ़ निश्चित है, मेरा दिमाग है, आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, और बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारी ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, ये जो हमारा ऑफिस देख रहे हैं, ये उस समय का है जब हमारे पापा जिंदा थे और मैंने CCTV और फायर फाइटिंग का काम मैंने स्टार्ट किया था। जिस जगह पे मैंने एक ऑफिस डाला था उस जगह पे मैंने कुछ गलत गतिविधियां देख ली थी। उसी दिन से मैं वो सामान ले आया था और मैंने अपने कमरे में सजा दिया था। मैंने कोई भी सामान कभी बेचा नहीं है, मैंने कभी भी कोई सामान हटाया नहीं है, इसलिए कुर्सी मेरे पास में है, इसलिए मेरा ये काउंटर मेरे पास में है। मोबाइल जो मैं चला रहा हूँ ये EMI की ज़िंदगी पाल रहा है, ये EMI पे चल रहा है। तो आप हमारे इस मोबाइल से, हमारी इस कुर्सी से अंदाज़ा मत लगा लीजिए कि हम कितने धनाढ़ हो सकते हैं। पिताजी की प्रॉपर्टी है हमारे पास, काफ़ी प्रॉपर्टी है, माता रानी की कृपा से ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नहीं बिक पा रही है, कौड़ियों में जा रही है, क्योंकि हम खुद ही प्रॉपर्टी डीलर हैं, रेट सारे पहले से ही पता थे, इसलिए कभी मन ही नहीं करता कि कम रेट में हमारी प्रॉपर्टी जाए, है ना। तो आप लोग अगर चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और
आप लोगों से पहले भी मुझे थोड़ा बहुत सहयोग मिला है, मिलता रहा है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के साथ गलत कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई पीड़ित है और मुझे समझ में आ गया कि हाँ इसके साथ वास्तव में गलत हो रहा है, तो मैं उसके साथ गलत नहीं करता, किसी के साथ गलत नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमने जिस रास्ते से कभी कुछ पैसा कमाया उसी रास्ते से चला गया। ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत है। सच्चाई से अपने केस को डिफेंड करिए, हौसला रखिए, अपने माँ बाप को तसल्ली दीजिए। आपका हंसता हुआ चेहरा जब आपके माँ बाप देखेंगे ना इतनी मुसीबतों में, तो मालूम है उनकी ज़िंदगी 10 साल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये वाली आँख 2.5 की हो गई है, ये वाली आँख 3 की हो गई है। आपके कमेंट नहीं ठीक से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। चश्मा मेरा टूट गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। चश्मा मेरा टूट गया है, ठीक है। ये चश्मा मेरा टूटा हुआ है ना। मैं बातों की बता से नहीं, मैं काम पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। ये चश्मा मेरा टूटा हुआ है, ठीक है। और कोशिश आपसे यही करेंगे कि आप अपने केस को अच्छे से डिफेंड करें। माता रानी आपका सहयोग करे, आपको हिम्मत दे और आपके परिवार में खुशियाँ लाए। और ये कोरोना जैसी बीमारी से जब तक ये चल रहा है, सरकारी नियमों का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें।